वेलकम टू माय चैनल डोंट थे दे आर लकी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने स्टेट बोर्ड के साइंस पार्ट 1 का ग्रेविटेशन चैप्टर उसका इंट्रोडक्शन देखा है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द कंसेप्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, सो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन अगेन। जस्ट विल लुक आउट एट ऑल द कंसेप्ट्स। ठीक है, सो आवर फर्स्ट कंसेप्ट इज ग्रेविटेशन। आप सबको पता है ग्रेविटेशन के खोज कैसे हुई, ठीक है, उसकी खोज किसने की है और उसके साथ क्या स्टोरी रिलेट है। ठीक है, सो उनकी खोज की है सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, और यहाँ पे एक फ़नी चीज़ हमें याद आ जाती है जब भी हम आइजैक न्यूटन सर का नाम याद करते हैं, तो वो जोक हमें याद आ जाता है कि काश एप्पल की जगह पे एप्पल का पेड़ गिर जाता। जिसकी वजह से क्या होता, हमें आज न्यूटन्स लॉ पढ़ने की या आप सबको भी इतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बट देखो, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। अगर वो नहीं ऑब्जर्व करते तो कोई और ऑब्जर्व कर ही लेता और ये डिस्कवरी हो ही जाती। ठीक है, बट एक पढ़ाई की बात छोड़ के जिसकी लाइफ में, इस पर्टिकुलर लॉ की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जिससे हमारा लॉजिक इम्प्रूव होता है। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन के इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें होती है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, उनको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, उससे हमें रीज़न निकालना चाहिए ये क्यों होता है। ठीक है, क्या होता है सबको पता है, लेकिन ये क्यों होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, नाउ ग्रेविटेशन तो हमने पढ़ लिया, या ग्रेविटेशन की कंसेप्ट तो हमें पता है कि अर्थ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये हम अर्थ का एटमॉस्फेयर अगर हम कंसिडर करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसको नीचे खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, उसको सरफेस पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बॉल फेंकते हैं तो ऊपर जाके ऐसे चला गया बाहर, ऐसे होता है क्या, नहीं होता, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके अगेन नीचे आ जाता है। ठीक है, सो इसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अब आगे जाके हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका मीनिंग ये होता है कि यूनिवर्स में ना कि जस्ट अर्थ बट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स क्या कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप यूनिवर्स में पकड़ लो, ए और बी, वो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बस ये इफेक्ट जो है विजिबल नहीं होता है। बट ये अर्थ के बारे में विजिबल इफेक्ट क्यों है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमें उस फोर्स का विजिबल इफेक्ट दिखता है। मतलब हमें वो दिखता है कि हाँ फोर्स है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ आपको एक, सपोज आपने यहाँ पे बहुत एक बड़ा आयरन का रॉड ले लिया, ठीक है, और एक छोटा सा मैग्नेट ले लिया, ठीक है, तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट ना। बट एक डिस्टेंस हो गया, सपोज आपने यहाँ पे रखा उसको, तो इस डिस्टेंस पे ये इसको अट्रैक्ट तो कर रहा है, राइट ना, ये आयन है और ये मैग्नेट है, ये इसको अट्रैक्ट तो कर रहा है, बट क्या ये मूव करेगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, और आप यही समझो, सपोज इसी डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सा आयन बार रखा और यहाँ पे छोटा सा मैग्नेट रखा, तो यहाँ पे सपोज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। क्या ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका वेट बहुत कम है, इनका मास बहुत कम है। ठीक है, यही कारण है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम जब पढ़ते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जितने भी है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसका विजिबल इफेक्ट क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि बाकी ऑब्जेक्ट्स के जो वेट है, मास है, वो कम होता है, इसीलिए हमें उसका विजिबल इफेक्ट नहीं दिखता है। अर्थ का मास बहुत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें उसका विजिबल इफेक्ट दिखता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। अब फोर्स एंड मोशन बोथ आर इंटर रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तभी मोशन पॉसिबल है, या फिर अगर कहीं पे मोशन एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स वहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ इन दिस केस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब नॉर्मली हम मोशन को क्या कहते हैं, सपोज यहाँ पे एक कार है, ठीक है,
ए प्लेस पे और अगर वो कार बी प्लेस पे जाती है, सपोज पर्टिकुलर टाइम टी में, तो हम कहेंगे कि हाँ अगर ये कार यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रही है तो यहाँ पे मोशन हुई है, ठीक है। बट अगर फैन है, सपोज ये फैन है, ठीक है, ठीक है, ये शक्तिमान जैसे फीलिंग आ रही है ना, ये शक्तिमान लग रहा है मुझे तो, ठीक है। ये फैन है, अगर ये फैन घूम रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं मोशन में। बट ये एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं रहा है, ये ए प्लेस है, जहाँ पे लगा है पंखा वहीं पे लटक रहा है सालों से, वो एक जगह से दूसरी जगह तो गया नहीं है। तो फिर हम ऐसे क्यों कहते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड कंसिडर करते हैं। अगर वो ए टू बी प्लेस पे जाता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन, और अगर वो रोटेट होता है, दैट इज एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे घूमता है, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। आया समझ में? ओके। अब एक एक्सपीरियंस आप कर सकते हो या आपने किया भी होगा। सपोज एक स्ट्रिंग आपने लिया, ठीक है, आप ऐसे खड़े हो शक्तिमान के जैसे, आपने एक स्ट्रिंग लिया और उसको एक पत्थर बांध दिया और ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है। आप अगर इसको गोल गोल घुमाते हो तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऑब्वियसली आप गोल गोल घुमा रहे हो तो ऐसे ऐसे घूमेगा, राइट। बट अगर आप उसको छोड़ दोगे फोर्स अप्लाई करना, तो ऐसे वो स्ट्रिंग जो है नीचे गिर जाएगी, राइट, ऐसे हो जाएगा, ओके। और अगर आप उसको किसी पॉइंट पे छोड़ देते हो, सपोज आपने उसको, या यहाँ से सपोज स्ट्रिंग टूट गया, मतलब ये ऐसे घूम रहा था, यहाँ से यहाँ पे आया और एग्जैक्टली यहाँ पे आके स्ट्रिंग टूट गया, तो क्या ये पत्थर ऐसे घूमते रहेगा या ऐसे ऐसे जाएगा? ना ये घूमते रहेगा, ना ये ऐसे स्पाइरल में जाएगा, ये सीधे जाएगा, ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से जब निकलेगा तो ये स्ट्रेट चला जाएगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। मीन्स जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है, एक्चुअली उसको स्ट्रेट जाना होता है, मतलब इस पॉइंट पे उसको स्ट्रेट जाना है, बट वो स्ट्रेट जा नहीं पाता है। कोई फोर्स है जो उसको स्ट्रेट जाने से रोकता है और उसको यहाँ पे लेके जाता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में लेके जाता है, ठीक है। इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। और ये आप सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बनाना चाहते हो तो आप एक कीवर्ड याद रख लो, डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट घूमते हैं, उनको इस ऑर्बिट में रखने का काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो उसको क्या करता है, सेंटर के तरफ खींच के रखता है और इतना डिस्टेंस उसमें बनाए रखता है, तो इसीलिए ये स्ट्रेट नहीं जाता, ये ऐसे यहाँ पे जाता, मतलब यहाँ पे फोर्स एक्ट करता है तो ऐसे घूमता रहता है इस पर्टिकुलर रेडियस के साथ, ठीक है। आ गया समझ में? ओके। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, ये सब हम आगे एक डेरिवेशन है उसमें देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, उससे हमें एक नेचुरल फेनोमेनन है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक नेचुरल फेनोमेनन है जिसका हमें आंसर मिल जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है। वो नेचुरल फेनोमेनन है कि अर्थ के अराउंड मून कैसे घूमता है, सर्कुलर पाथ में कैसे घूमता है, ठीक है, या अर्थ जो है वो सन के अराउंड कैसे घूमती है, वो अलग पाथ पे क्यों नहीं जाती है, ठीक है। तो इसका हमें रीज़न मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो अर्थ को उस ऑर्बिट में बनाए रखता है, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेम द फोर्स विच binds earth in the earth's orbit, so that force is centripetal force due to sun, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ। अब पहले आपको केपलर के बारे में जानना होगा कि ये भाई साहब थे कौन, ठीक है। इन्होंने बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थ्योरीज लाई थी यूरोपियन कंसेप्ट में, ठीक है। अब जिनको हम मॉडर्न कहते हैं ना, ये यूरोपियंस, ठीक है, गोरे लोग, ठीक है साहब, क्या क्या कहते हैं हम उसको, ठीक है, अंग्रेज। तो ये जो भी है यूरोपियंस, जिनको हम मॉडर्न समझते हैं आज के टाइम में,
उनका 1500 के ईरा में क्या थॉट से वो समझते हैं, ठीक है। वो कहते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, ठीक है। दूसरा, अर्थ इज स्टेशनरी एंड सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। हंसी आ गई आपको? रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ठीक है। हम जिनको मॉडर्न कहते हैं ना, वो 1500 में ऐसे सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ स्टेशनरी है और सन उसके अराउंड घूमता है, ठीक है। बट हमारे इंडियन कल्चर में सालों से थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर से ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड है, सन सेंटर पे है और अर्थ और बाकी प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब इस कंसेप्ट को तोड़ा गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने कहा कि सन यहाँ पे सेंटर में है और अर्थ सर्कुलर पाथ में घूमती है, ठीक है। अर्थ जो है सर्कुलर पाथ में घूमती है, ये किसने कहा? गैलीलियो ने, ठीक है। अब इसको और करेक्ट किया केपलर ने, ठीक है। अब इसका करेक्टेड वर्जन क्या है? ठीक है, सन सेंटर पे है बट अर्थ जिस ऑर्बिट में घूमती है ये ऑर्बिट जो है सर्कुलर नहीं है। ये ऑर्बिट क्या नहीं है? सर्कुलर नहीं है, तो ये इलिप्स है, ठीक है। मतलब हम नॉर्मली जो कहते हैं हिंदी में इजी वर्ड अंडा, ठीक है। तो जिस ऑर्बिट में घूमती है वो ऑर्बिट अंडा है, ठीक है। अब ये इलिप्स क्या है वो समझते हैं, वो डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो समझते हैं, वो ऑलरेडी आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सर्कल क्या होता है कि सपोज आपने एक पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी सपोज आपको 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस का, तो जितने भी 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट है आप सबको कनेक्ट कर दोगे, राइट ना, इस पॉइंट से, तो आपका सर्कल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग रिलेशन होता है इलिप्स में, ठीक है। यहाँ पे होता है सर्कल में सेंटर, ठीक है। यहाँ पे होता है फोकाई, और दो फोकाई होते हैं, एक और ये दूसरा, ऐसे दो फोकाई होते हैं। अब ये जितने भी पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट है, ब्लू लाइन जो बनी है, ठीक है, जिसमें मैं ब्लैक लाइन से अगेन कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या है कि ये जितने भी पॉइंट है, आप ये सपोज ये हम कंसिडर करते हैं, तो इसका F1 से और F2 से अगर आप डिस्टेंस मेजर करके ऐड कर दोगे, यही डिस्टेंस बाकी भी हर एक पॉइंट के लिए होगा। सपोज ये अगर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर ये 5 है और ये 5 है, तो सपोज आप ये पॉइंट ले लो, तो इसका ये डिस्टेंस और इसका ये डिस्टेंस, इन दोनों को मिलके आपको 10 सेंटीमीटर मिलेगा। ऑब्वियसली कोई भी पॉइंट आप ले लो, इसमें कॉमन रिलेशन क्या है कि इलिप्स पे जितने भी पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट का आप दोनों फोकाई से डिस्टेंस मेजर करो और उस डिस्टेंस के एडिशन करो, आपको हर पॉइंट पे सेम मिलेगा। जहाँ आप इसमें क्या मिलेगा, सपोज 10 सेंटीमीटर, जो कि हमने एज एग्जाम्पल लिया है। आया समझ में इलिप्स क्या होता है? ओके, अब इसी पे बेस्ड हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ है। अगर आपको इलिप्स समझ में आ गया होगा तब आपको केपलर का फर्स्ट लॉ समझ में आएगा, ठीक है। सो केपलर भाई साहब कहते थे, उन्होंने गैलीलियो का लॉ करेक्ट किया है, राइट ना। गैलीलियो कहता था कि सन सेंटर पे है और अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, बट केपलर ने कहा कि नहीं, ये ऑर्बिट जो है ये ऑर्बिट इलिप्स है, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट लॉ है। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट मीन्स एनी प्लैनेट, तो यहाँ पे हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं, तो एनी प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। अब इलिप्स को दो फोकाई होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, और सर्कल में एक सेंटर होता है, ठीक है। गैलीलियो का कहना था कि सन सेंटर पे होता है, बट केपलर भाई साहब कहते हैं कि सन जो है वो एक फोकाई पे है, ठीक है। केपलर सेकंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये रीड करने से समझ में नहीं आया होगा ऑब्वियसली कुछ भी, ठीक है। हम एक एक वर्ड को डेसिफर करते हैं। अ लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक, कोई लाइन है तो ज्वाइन ही करेगी ऑब्वियसली दो पॉइंट को, तो कौन से दो पॉइंट है, एक तो प्लैनेट और दूसरा सन, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि जो सन है
और ये सपोज प्लैनेट है यहाँ पे ए, ठीक है, तो यहाँ पे प्लैनेट है तो ये लाइन ज्वाइन कर रही है। इसके आगे क्या है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये क्या है वो आप समझो, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स sweeps equal areas in equal interval of time means sweeps equal areas in equal interval of time। ओके, सो देखो ये लाइन जो है, सपोज ए पॉइंट जो है 30 डेज के बाद यहाँ पे गया, ठीक है, मतलब प्लैनेट जो है 30 डेज के बाद यहाँ पे पहुँच गया, 30 डेज का हमने टाइम कंसिडर किया, ठीक है, तो ये लाइन ज्वाइन कर रही है और 30 डेज के बाद जहाँ पे भी पोजीशन थी उसको हमने कनेक्ट किया तो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और अगर हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये किसी स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, तो जैसे जैसे अर्थ आगे जाती है वैसे वैसे ऐसे हो जाता, राइट ना, मीन्स ये एरिया स्वीप कर रहा है, राइट। तो ये ब्लू जो एरिया है वो हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि 30 डेज में जितना एरिया उसने कवर किया है या डिस्टेंस कवर किया है उससे ये एरिया बन रहा है, ठीक है। वही हमने रैंडमली आगे और एक पॉइंट ले लिया सी, जहाँ से अगेन अर्थ जो है 30 डेज के बाद डी पॉइंट तक पहुंची, अगेन हमने और एक पॉइंट लिया ई, ठीक है, जहाँ से एफ पॉइंट तक 30 डेज में पहुंची। तो हमारा ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब ये 30 डेज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अब ये इक्वल एरियाज क्या होगा, ठीक है, ये दोनों लाइन के बीच में जो एरिया आता है, ये वाला ब्लू लाइन से जो हम ऑलरेडी मार्क किया हुआ है और मैं ब्लैक लाइन से उसको क्रॉस कर रहा हूँ, ये एरिया अगर इंटरवल सेम है, टाइम सेम है, तो ये एरिया भी इक्वल होगा। जैसे हम यहाँ पे 30 डेज कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर 30 डेज हर जगह है, हम और एक पॉइंट ले लेते सपोज यहाँ पे m और n, यहाँ पे 30 डेज के बाद यहाँ पे आ गया, मतलब m पे था 1 तारीख को और 30 तारीख के बाद वो यहाँ पे आ गया था, तो ये एरिया, ये सब एरिया इक्वल हो गए। सो 1 2 3 और ये 4, ये सब एरिया इक्वल हो गए, ठीक है। यही इस लॉ का मीनिंग हो गया, ठीक है। देखो कंसेप्ट मैं आपको बहुत डीपली बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि अगर आप एक बार अच्छे समझ जाते हो ना तो आपको बाद में रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ये बहुत बुरी बात है कि अगर आप बार बार उसको टाइम ज़्यादा दे रहे हो, बार बार उसको रीड करना चाहते हो, ठीक है। एक बार अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसको रिवीजन करने में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप पहले ही करते टाइम परफेक्ट कर लो उसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट K+3 लॉ, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो हम पहले समझते हैं। लिखता हूँ, ठीक है। तो A एंड B ऐसे दो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी दो क्वांटिटीज है जिनके बीच में रिलेशन है, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमारा साइन ऐसे होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम B को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इसका ऐसे मीनिंग हो गया। साइन दोनों जगह सेम है, अगर हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और न्यूमरेटर में लिखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि अगर A इंक्रीज होता है तो B इंक्रीज होगा और अगर B डिक्रीज होगा तो A डिक्रीज होगा तो B डिक्रीज होगा। मीन्स दोनों पे किसी भी सिचुएशन में सेम इफेक्ट होगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन में उल्टा होता है, एक पे अगर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है मतलब A अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो B इंक्रीज होगा और अगर A इंक्रीज हो रहा है तो B डिक्रीज होगा, ठीक है। मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, जो कि शायद आपको मोटिवेट कर दे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। स्टडी एंड मार्क्स, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, राइट ना। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अगर आप कम पढ़ाई करोगे तो आपके कम मार्क्स आएंगे। और मार्क्स और पनिशमेंट, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप मार्क्स कम लेके आते हो, ठीक है, तो आपकी धुलाई ज़्यादा होनी है और अगर आप मार्क्स ज़्यादा लेके आते हो आपकी धुलाई कम होनी है। समझ रहे हो इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? ओके, तो आप ये नोट कर लो क्योंकि आपको ये कंसेप्ट मैथ्स में भी यूज़ होता है, साइंस में भी बहुत बार आएगा, ठीक है। तो आप इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड ही कर लो, ठीक है। बस आप अभी के लिए समझ जाओगे, अगर आप ये एग्जांपल याद रखते हो तो आपको कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है।
अब इसके आगे हम और एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि आपको केप्लर्स थर्ड लॉ समझने में आसानी देगा। ठीक है, मैं इसको बॉक्स करता हूँ जिसमें हम उसको बनाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, बट ये इक्वेशन नहीं है, राइट ना। अगर हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन मीन्स क्या, जहाँ पे इक्वल टू साइन है, दो चीज़ें हम इक्वल कर रहे हैं। अगर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटा के इक्वल टू साइन डालते हैं और एक कांस्टेंट हमें डालना होता है, तब ये जाके हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे आपको a इक्वल टू कॉन्स्टेंट और b दिया है, तो हमें क्या पता है, इक्वल टू और कॉन्स्टेंट के हम जगह पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, अब इसका केप्लर्स थर्ड लॉ में यूज होने वाला है। ठीक है, केप्लर्स थर्ड लॉ याद रखने के लिए वैसे आप डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड लर्न करोगे तो डिफिकल्ट है, बट मैं यहाँ पे एक लॉजिक बताऊंगा, उससे ये बहुत आसान है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड सन। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स क्या, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है या उसकी पावर 2 है, मीन्स किसी का तो हमें स्क्वायर करना है, तो मैं यहाँ पे बॉक्स पे स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या, रिवॉल्यूशन मीन्स अर्थ को या कोई भी प्लैनेट को सन के अराउंड एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, जैसे अर्थ के लिए 65 डेज, 1 ईयर, राइट ना। तो 1 ईयर के लिए, सो 1 ईयर का जो टाइम है 365 डेज का, उस टाइम को हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो उसको हम टी कंसिडर करेंगे, तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 लिखा मैंने, ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, इसका मैं टी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाने वाला है, राइट। 2 क्यूब, ओके, क्यूब मतलब पावर 3, हाँ किसी का तो क्यूब है। मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। अब यहाँ पे मीन डिस्टेंस क्या है, ठीक है, हमें पता है अर्थ का ऑर्बिट या किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट कैसे होता है, एलिप्स होता है, राइट ना। एलिप्स में फोकाई पे सन होता है, एक फोकाई पे 2 फोकाई होते हैं, तो एक फोकाई पे सन होता है। अब इस फोकाई से सपोज अर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अलग अलग पॉइंट पे प्लैनेट का और सन का डिस्टेंस डिफरेंट है ना, तो हम कौन सा डिस्टेंस कंसिडर करें, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी डिस्टेंस का एवरेज ले लेते हैं, उसी को हम कहते हैं मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन। आ गया समझ में। तो अगर आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हो या इक्वेशन को याद रखते हो, कौन सा इक्वेशन, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये जो मैंने अभी लिखा था मैं इसको ओपन स्पेस में लिखता हूँ ठीक से। इस इक्वेशन को अगर आप याद रखते हो, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो ये आपका केप्लर्स थर्ड लॉ हो गया। T मीन्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड सन, स्क्वायर, हाँ तो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड सन, इसका मीनिंग होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब को, किसके क्यूब को, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। क्लियर, ओके, अभी आपको याद रखना है, इसी से आपका थर्ड लॉ याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन था टी स्क्वायर इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहते हैं तो इक्वल टू और कांस्टेंट हमें लिखना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू और टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू के जगह पे के और इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी के जगह पे इक्वल टू और के लिख देंगे, और ये टी स्क्वायर एज इट इज़ और ये आर क्यूब एज इट इज़। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, हाँ, देन आगे इस आर क्यूब को, जो आर क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, सो फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इक्वल टू के। ठीक है, अब देखो आपके स्टेट बोर्ड के बुक में ये इक्वेशन डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है डायरेक्टली दिया है, तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये आया कैसे। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज के क्यू आया,
अब देखो ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, मतलब आप टी और आर की हर एक प्लैनेट के लिए अलग अलग वैल्यूज होगी, बट आप जब भी टी स्क्वायर अपन आर क्यूब करोगे हर एक प्लैनेट के लिए, मर्क्यूरी, अर्थ, जुपिटर, कोई भी आप प्लैनेट ले लो, सैटर्न, हर एक के लिए आपका आंसर के कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, होप सो आपको के प्लस के तीनों लॉज अच्छे से लर्न हो गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, देखो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, ये तो हमें पता है कि क्या है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, बट व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ? जब साइंटिस्ट ने इनको और अच्छे से स्टडी किया, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ को, तो उनको ये पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, इट इज बिटवीन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, इस पूरे हम कहेंगे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट है, हर एक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इसी लॉ को हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैं आपको मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसके साथ समझाता हूँ। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेट और आयन के बीच में फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो इट इज़ सिमिलर काइंड, राइट ना। तो इसीलिए मैं वो फोर्स आपको इसके रिस्पेक्ट में समझाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सपोज एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है और ये आयन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, अगर हम इसको पास में रखते हैं तो ये मैग्नेट आयन की तरफ जाएगा या आयन मैग्नेट की तरफ जाएगा? ऑब्वियसली ये मैग्नेट, इसकी वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो ये जो है इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे इस फर्स्ट केस में मैग्नेट गया था इसके तरफ, आयन गया था मैग्नेट की तरफ, राइट ना। हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, मैग्नेट को हमने छोटा कर दिया और आयन रॉड को बड़ा ले लिया। तो अब इस केस में क्या होगा, मैग्नेट जाएगा आयन रॉड की तरफ। ओके, अब मैं इस केस को और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। सपोज अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा दूर लेके गया, ठीक है, इसको थोड़ा दूर लेके गए, ये आयन है या आप समझो कोई भी है, मैग्नेट या आयन कुछ भी आप समझो, ठीक है, दोनों में से एक। अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे, इस केस में भी और इस केस में भी, फर्स्ट एंड सेकंड केस में, बट मैंने एक केस ऐसे लिया जहाँ पे डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्या ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, या ये जो है सपोज इसको अगर हम मैग्नेट कंसिडर करते हैं तो क्या ये इसकी तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा है। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिस्टेंस मैटर करता है, और डिस्टेंस कैसे मैटर करता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होता है, राइट ना। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स का, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स का और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। बट यहाँ पे डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन तो है, बट डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली डिस्टेंस के साथ नहीं, जैसे सपोज 1 सेंटीमीटर के लिए आप दूर लेके जाते हो और 10 न्यूटन फोर्स कम हुआ है, तो अगर आप 2 सेंटीमीटर और दूर लेके जाओगे तो उसका मीनिंग ये नहीं कि वो 20 न्यूटन को कम होगा, वो कितना कम होगा, 100 न्यूटन कम होगा, उसका स्क्वायर कम होगा वो, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे स्क्वायर कंसिडर करते हैं। ओके, अब दूसरा, इसी डिस्टेंस पे हमने इसकी साइज बढ़ा दी, ये भी ऐसे बढ़ा ले लिया, ठीक है। ये तो हमारा ऑलरेडी हमने बढ़ा ही लिया है साइज में, ठीक है। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि फोर्स जो है वो मास पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ये m1 है और ये m2 है, ये बस एक के ऑब्जेक्ट पे, एक के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों के मास पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करेगा m1 और m2 दोनों के मास पे, राइट ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, अब इसको हम साथ में अगर लिखते हैं, ठीक है, इसको अगर हम साथ में लिखते हैं तो क्या बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस को हम डी कंसिडर करते हैं तो डी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आ रहा है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू एक कांस्टेंट डालेंगे, ठीक है, एक कांस्टेंट, और इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे। तो इक्वेशन होगा हमारा m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, और इसी कांस्टेंट को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आप यहाँ पे m1 m2 के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी मास ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो, इस g की वैल्यू, ठीक है, सेम होगी। और ये कैपिटल G है, इस g को आप g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कंफ्यूज मत होना। वो जो होता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है g, कैपिटल G नहीं, वो स्मॉल g होता है, और ये g डिफरेंट है, ठीक है, आ गया समझ में? उस दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसकी अलग वैल्यू होती है, ठीक है। इसी को हम, ये जो फोर्स है, इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ओके। और अगर हम देखते हैं हमारा इक्वेशन जो बुक में दिया है, ठीक है, देखो यही इक्वेशन है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और ये g हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आ गया समझ में? ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ मैं, ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। और शायद से हर एक बच्चे को जो भी लेक्चर देख रहा है, पॉसिबिलिटी है कि उसको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे बता देना, मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कोई और तरीके से। कभी अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता है तो मैं किसी और तरीके से आपको समझा दूंगा, कोई और एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट का कंसेप्ट हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इसमें हमने सर्कुलर मोशन ऑलरेडी देखा है, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स की कंसेप्ट हमने समझी है, नाउ वी नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स कोई भी पैरामीटर है, उसकी जो यूनिट वैल्यू होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे सपोज मास है, ठीक है, तो आप मास कहोगे सपोज 5 kg, सो दिस इज 5 kg, इट इज मैग्नीट्यूड, ओके। अब इन दोनों को हम समझते हैं, सर्कुलर मोशन दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकंड थिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सर्कुलर मोशन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में, ठीक है, या सर्कुलर ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म, इसका भी एक मीनिंग है। यूनिफॉर्म मीन्स it will cover equal distance in equal interval of time। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम कहेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन एंड इट इज ट्रैवलिंग यूनिट डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। लाइक सपोज पहले 5 मिनट में हमने देखा वो 2 मीटर उसने ट्रैवल किया है, अगेन नेक्स्ट 5 मिनट में देखा हमने 2 मीटर ट्रैवल किया है, अगेन नेक्स्ट 5 मिनट में देखा अगेन 2 मीटर ट्रैवल किया है। सो वी कैन से इन ईच 5 मिनट इट इज ट्रैवलिंग 2 मीटर, मीन्स इट इज यूनिफॉर्मली मूविंग, राइट ना, हेंस विल कॉल इट एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, बट इट विल बी इन अ सर्कुलर पाथ, करेक्ट। नाउ how much distance will it travel, okay, in one circular like revolution, how much distance it will travel, okay। अब हम एक सर्कुलर पाथ कंसिडर करते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से निकला और ये पूरा ऐसे घूम के, ठीक है, फिर से ए पे आ गया और उसको सपोज लगा एक 1 आवर, ठीक है, या जो भी टाइम है उसको हम टी कंसिडर करते हैं, तो टाइम लगा टी, ठीक है। अब हमें इसका स्पीड फाइंड करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है।
अब यहाँ पे टाइम तो हमें पता है, टी टाइम हम कंसिडर कर लेंगे, बट व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड? सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज, this is the circular path, right? So this much is the distance traveled. Now how you will find this distance? Okay, if you remember the laws of geometry, okay, then this distance travel is nothing but perimeter or circumference of the circle, right ना? जस्ट इमेजिन आपने इस सर्कल को यहाँ से काट दिया और इसको खींच के, इन दोनों पॉइंट्स को खींच के एक ऐसे स्ट्रेट वायर बना दी। सपोज ये वायर से बना हुआ सर्कल है और इसको आपने यहाँ से काट दिया और स्ट्रेट बना दिया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? यही तो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और यही है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2πr अपॉन टाइम होता है t। तो ये बन गया v का फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इक्वल टू 2πr अपॉन टी। ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है mv²/r। ठीक है, ये आपके बुक में दिया है यहाँ पे, देखो mv²/r। ठीक है, इसी से हम आगे पूरी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये हो गया F इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, ये r है रेडियस। नाउ v की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, v इज नथिंग बट 2πr अपॉन t। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हेयर। सो m एज इट इज, ये v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसके लिए हम ब्रैकेट बना लेते हैं 2πr अपॉन t। अब इस पूरे v का स्क्वायर है, देखो यहाँ पे v का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये पूरा v जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है 2πr अपॉन t, उसका भी स्क्वायर हमें लेना है, और डिनोमिनेटर में r एज इट इज। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा m, हर पैरामीटर के यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 2 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, स्क्वायर है, अपॉन नीचे ये t उसका भी स्क्वायर, एंड होल अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, अब आपको मैथ्स का एक रूल पता होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में एक रूल है, अगर डिनोमिनेटर में या फ्रैक्शन में, हम कहेंगे फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन आता है, लाइक न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है या डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे सपोज a अपॉन b होल अपॉन c है, मतलब ये मेन फ्रैक्शन है, ये उसका डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। और अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आता है तो आप इसको कैसे कर सकते हो? इसमें दो टाइप आते हैं, एक तो ये आ सकता है, या आपका डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ऐसे। ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, ये एक अलग है। ठीक है, ये अलग है। तो अब इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर आपको एज इट इज़ लिखना है, दैट इज a/b, और डिनोमिनेटर का इन्वर्स करके लिखना है, दैट इज 1/c। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखना है और डिनोमिनेटर का इन्वर्स करके लिखना है, तो c/b। आया समझ में? अब यहाँ पे देखो, आप ये पूरा न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये r डिनोमिनेटर है। तो हम क्या करेंगे, इस r को हटा के, दैट इज न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे और r को हटा के 1/r लिख देंगे। ठीक है, तो मैं इसी में करेक्ट कर लेता हूँ आगे, इंटू 1/r। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/r। ओके, अब देखो ये r स्क्वायर और r स्क्वायर मतलब क्या, r इंटू आर इक्वल टू r स्क्वायर, राइट ना। तो इस r स्क्वायर में से हमने एक r कट कर दिया, तो कितना बचा देखो, ये 4 मैं पहले लिख लेता हूँ, तो 4, ये m, देन ये पाई स्क्वायर लिख दिया, देन ये r लिख लिया, और देन ये t स्क्वायर ये भी लिख लिया। ठीक है, अब इसी को हम आगे अगर सॉल्व करते हैं फर्दर, हमने देखो केप्लर्स थर्ड लॉ पढ़ा है, उसमें हमें एक इक्वेशन मिला था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और फिर हमने इसको किया था टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के, याद है। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे मुझे आर क्यूब लाना है, तो मैं इसको आर क्यूब कर नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आर क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ऊपर भी आर क्यूब को मल्टीप्लाई करना होगा दोनों जगह। ठीक है, इससे क्या होगा, इक्वेशन की कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है और आपके
लेफ्ट जेब से मैंने निकाल के 100 रुपीज़, दूसरे 100 आपके राइट जेब में रख दिए, तो अभी भी आपके पास टोटल क्या है, 100 ही है, बट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, राइट। अब हमें ये k इक्वल टू टी स्क्वायर बाय आर क्यूब लाना है, इसीलिए मैंने इसको आर क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि इक्वेशन का कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा। अगर हमें कैंसिल करना है तो ये अगेन पहला वाला इक्वेशन हमारा आ जाएगा। तो देखो ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये क्या बनेगा k, तो इसके जगह पे मैं k लिख देता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कॉपी कर लेंगे, तो ये बनेगा 4m पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इसके जगह पे हम लिखेंगे k, और ये आर क्यूब ऊपर में एज इट इज़। अब देखो इसमें से एक आ गया और यहाँ पे एक गया, तो ये 2 बचे, ठीक है। तो फाइनली ये इक्वेशन आएगा 4m पाई स्क्वायर अपॉन k आर स्क्वायर, ठीक है। और LHS में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, क्योंकि हमने इनिशियली जो फॉर्मूला लिखा था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, और वहाँ पे इस v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दो, ठीक है। अब आप इस क्वांटिटी को F इक्वल टू जो इक्वेशन है उसको हर एक पैरामीटर को आप चेक करो। ये 4, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा नहीं, वो भी कांस्टेंट है। पाई स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है 22/7 होल स्क्वायर, वो भी कांस्टेंट है। और k तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, राइट ना, ये k तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, k प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पूरे जगह पे, मतलब ये हम सबकी वैल्यू अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर छोड़ के ये पूरा अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें और एक कांस्टेंट मिल जाएगा, राइट ना। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 पाई स्क्वायर m के इस पूरे जगह पे कांस्टेंट लिख सकते हैं सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, और ये f, ओके। अब अगेन याद करो, मैंने डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन में आपको एक चीज़ कही थी, इफ़ f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सपोज a, या a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, तो उसके जगह पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन b। तो इसके रिवर्स भी तो हम कर सकते हैं, अगर इक्वल टू साइन है और कांस्टेंट है तो उस ये दोनों का हटा के हम वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी तो डाल सकते हैं। तो अगेन ये हम करेंगे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यही रिलेशन आपके बुक में दिया हुआ है। अब ये रिलेशन जब बुक में दिया है तो वहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए आपको दिक्कत आ सकती थी, इसीलिए मैंने आपको ईच एंड एवरी टर्म एक्सप्लेन करी है, ठीक है। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ये आपका लास्ट इक्वेशन बनता है, मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके हमारा लास्ट में ये आया, F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखते हैं पहला एग्जांपल, ठीक है। ये है बोर्ड प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें सबको प्रॉब्लम आती है क्योंकि इस पर फॉर्मूला यूज़ करना होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, बट ये आपके एग्ज़ाम में आता है, ऑलमोस्ट 8 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, 90+, 95+ अगर जाना है, तो आपके लिए हर एक टॉपिक मायने रखता है, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर समझ लेते हो आप अच्छे से तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। देखो जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। क्या होता है ना, बच्चे रीड करके तुरंत चालू कर देते हैं आंसर राइटिंग। आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही तो आप आंसर लिखोगे। सपोज आप डॉक्टर बन गए और आपके पास पेशेंट आया है, तो आप क्या करोगे, उससे पूछोगे ना, उसको चेकअप करोगे, या देख के यहाँ बता दो कि हाँ भाई ये गोली ले लो, हाँ जाओ हो जाएगा, नहीं होगा ना ऐसे। आपको उसको डायग्नोज करना होगा अच्छे से, सबसे पहले आपको उसको समझना होगा। आप कहीं भी डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते कि अच्छा इसको हुआ क्या है, ठीक है। जब तक उनको तसल्ली होती नहीं है तब तक वो आपको मेडिसिन नहीं देंगे। तो वैसे ही जब तक आपको तसल्ली होती नहीं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है, तब तक आपको सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है अच्छे से। ओके, हम समझ लेते हैं। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ
1 meter from each other. Their masses are 75 and 80 kg respectively. What is the gravitational force of attraction between them? अब gravitational force यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमने टॉपिक देखा है, उसमें क्या पढ़ा था, अर्थ पे या यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ए बी, जितने भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अगर ये ए ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1, इसका मास m2 और ये डिस्टेंस अगर d है, तो उस फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है g, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन d²। ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, तो ये सपोज ए है महेंद्र और बी है विराट। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको दिया है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। वेट आपको दिया है यहाँ पे 75 kg और यहाँ पे 80 kg, ओके। और फोर्स पूछा है और जी की वैल्यू दी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है, सभी यूनिट आपके SI यूनिट में होने चाहिए। सपोज अगर ये किलोमीटर होता तो सबसे पहले आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता, तो ही आप इसको कर पाते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले SI यूनिट देख लेना है सबको। जो SI स्पेसिफाइड यूनिट है, ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं, उन्हीं को आपको पहले कन्वर्ट कर लेना। तो अगर ये किलोमीटर होता तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता, ये ग्राम में होता तो इसको केजी में कन्वर्ट करना होता, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में है। अब हमारे पास सभी वैल्यू है, m1 है, m2 है, डिस्टेंस है और g की वैल्यू दी है। तो क्या करना है, फोर्स के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये भी हमने देखा, G इक्वल F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो इस G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 और दोनों का वेट है 75 और 80 kg। देन d² दैट इज़ 1²। अब हमें पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मीन्स डिनोमिनेटर में हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली हमें सॉल्व करना है यही नंबर्स, तो ये बन जाएगा 75 इंटू 80। ये पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, देन इसके साथ आप 6.67 का मल्टीप्लिकेशन करोगे और ये इंटू 10⁻11 आपका ये फाइनली आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अगर आपको किसी को भी मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है, मीन्स ये जो निगेटिव नंबर्स है इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बताता हूँ तो वो टॉपिक अलग हो जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो फाइनली फोर्स बन जाएगा 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन, ठीक है। अब दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका 6, ओके। अब ये बहुत स्मॉल फोर्स है, ठीक है, ये माइनस में है, समझ रहे हो, बहुत कम फोर्स है, इसीलिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट तो कर रहा है, दोनों 1 मीटर पे बैठे उन दोनों के बीच में, फिर भी उसका कोई विजिबल इफेक्ट नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे हैं। आया समझ में। वही अगर अर्थ आप कंसिडर कर रहे हो तो अर्थ का वेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनके बीच में हमें अर्थ के और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स विजिबल दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, in above example assuming that bench on which Mahendra is sitting is a frictionless starting with 0 velocity, what will be Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? Okay, तो ये अब वो जो एग्जांपल दिया है उसमें आपको पूछा है कि अगर जिस बेंच पे वो बैठा है अगर वो फ्रिक्शनलेस होता, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शनलेस, ठीक है, किसी भी जगह पे अगर हम खड़े रहते हैं, उसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। या गाड़ी अगर चलती है रोड पे तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से चलती है। फ्रिक्शन को हम इविल कहते हैं, बट क्या कहते हैं, नेसेसरी इविल। मतलब क्या कि वो एक ऐसा लाइक निगेटिव चीज़ है जो चाहिए ही चाहिए, मतलब वो निगेटिव भी है बट साथ में वो चाहिए, उसके सिवा हो भी नहीं सकता।
राइट ना। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे टायर तो घिसते हैं, बट अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, स्लिप हो जाएगी। समझ रहे हो? ओके। अब फ्रिक्शन लेस मीन्स क्या, कि जहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है। सपोज आप घर पे जा रहे हो, ठीक है, और अगर घर में आपकी मम्मी अगर फ्लोर क्लीन कर रही है तो उसमें निरमा का सपोज पानी डाल दिया है, तो अगर आप उस पर जा रहे हो तो स्लीपर ही बन जाता है, उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन लेस। ठीक है, मतलब वो मोशन में आ जाएगा, वो वहाँ पे रुकेगा नहीं, रुकेगा। ठीक है, वो कंटिन्यूसली मोशन में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, अब इससे उन्होंने पूछा हुआ कि 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें बताना है। ओके, अब यहाँ पे हमें गिवन है फोर्स इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, और महिंद्रा का मास है 75 kg, राइट ना। अब एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, उन्होंने एक्सेलरेशन ही पूछा है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू F इंटू m इंटू जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास के लिए। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल फोर्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है जी के जगह पे हम ए कंसिडर करते हैं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा दूसरा फोर्स है तो। ठीक है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स टू m इंटू ए। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स, और ये m जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो फोर्स को ये डिवाइड करेगा। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए था, बट मैंने जस्ट उसको फ्लिप करके लिखा है क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है इसीलिए। ठीक है, तो ये मैंने यही इस जहाँ पे नीचे लिखा है बस फ्लिप करके लिखा है, ए LHS में और फोर्स अपॉन एम RHS में। अब देखो हमारे पास तीनों वैल्यू में से ए की वैल्यू नहीं है, वो फाइंड करनी है। फोर्स की और एम की वैल्यू है। फोर्स की वैल्यू क्या है 4.002 इंटू 10⁻⁻7, और एम की वैल्यू है 75 kg। ठीक है, तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ महेंद्र टूवर्ड्स विराट। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अब न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब ये इक्वेशंस क्या है, मैं आपको तीनों इक्वेशन बता देता हूँ। ये एक्चुअली 9th का टॉपिक है। ठीक है, न्यूटन के 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, इसमें हर एक क्वांटिटी का मीनिंग आप लिख लो। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन बहुत काम की है, अभी आप लिख लेना यहाँ पे, इसमें हर एक चीज़ का मीनिंग क्या क्या होता है। सबसे पहले u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल मीन्स क्या, अगर हम किसी चीज़ का एक्सेलरेशन कुछ भी कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट जहाँ से हमने कंडीशन स्टार्ट करी है और जहाँ पे कंडीशन हम ख़त्म कर रहे हैं, तो शुरू में जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे u, और लास्ट में जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे v। उसका एक एग्जांपल ले लो। सपोज अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका है या ऊपर से डाल दिया नीचे, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि आपने इसको बस छोड़ा है, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, और जब ग्राउंड पे गिरेगा उससे पहले उसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, देन सेकंड है एक्सेलरेशन a। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। देन t, दैट इज टाइम, एंड लास्ट है s, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, s इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज और इन तीनों के हर एक पैरामीटर का मीनिंग, हर एक टर्म का मीनिंग वहाँ पे लिख लेना। ये न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इन्होंने जो पूछा है कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमें पता है, जस्ट हमने फाइंड करी है। ठीक है, 5.3। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी 0, क्यों,
क्योंकि वो पहले बेंच पे बैठा था, राइट ना, जब फोर्स एक्ट होने लगा तो उसमें मूवमेंट होने लगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, ठीक है। और टाइम हमें दिया है 1 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन है कि आफ्टर 1 सेकेंड उसका स्पीड क्या होगा, तो दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी हमें पूछी है। ऑलरेडी हमारा इक्वेशन जो है v के फॉर्म में ही है, v की वैल्यू 0, a की वैल्यू 5.34 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और ये 1 जो है वो है टाइम। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें आंसर आएगा 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। देन नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर अप्लाई कर रही है, ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट अगेन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ओनली, राइट। सो वी कैन अप्लाई न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट ना। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये एक ऑब्जेक्ट उसमें से अर्थ है तो m1 का हम अगर अर्थ कंसिडर करते हैं तो उसको हम कैपिटल M लिख लेंगे। अब ये d स्क्वायर है, d क्या होता है, डिस्टेंस, ओके। अब ये समझो हम अर्थ को एक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, ठीक है। सो हमें डिस्टेंस कौन सा कंसिडर करना होगा, ये है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। तो डिस्टेंस की जगह पे हम r लिख सकते हैं, ये डायमीटर नहीं कह रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह पे हम r लिख सकते हैं, और हमें डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है, इसीलिए हम करेंगे d स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगा F इक्वल्स टू G कैपिटल M अपॉन इंटू M अपॉन r स्क्वायर। ये M है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ये m है ऑब्जेक्ट का वेट, ये m है ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, और r जो है वो रेडियस है। अब इस r के जगह पे हम कैपिटल R लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ है। देन फोर्स का हमें और एक फॉर्मूला पता है, ठीक है। अभी जस्ट जो हमें प्रॉब्लम किया उसमें मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फोर्स इक्वल टू होता है इधर ma, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इस a के जगह पे हम g कंसिडर करते हैं। तो फोर्स के हमारे पास अब दो फॉर्मूला बन गए, एक तो है F इक्वल्स टू ए ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला, और दूसरा F इक्वल्स टू mg। दोनों के LHS इक्वल है, इसीलिए हम दोनों के RHS को इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बनेगा mg इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, इनका F इक्वल है, इसीलिए इन दोनों को भी इक्वल ले लिया है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोनों में स्मॉल m कॉमन है, उसको हम कट कर सकते हैं, तो फाइनली मिलेगा G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमें फॉर्मूला मिल गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आर है और ये आर दोनों सेम ही है, ठीक है। इस आर को रेडियस लिया हुआ है अर्थ का, इसलिए उसको कैपिटल कर दिया। अब इस जी की वैल्यू में पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अर्थ का मास पता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और अर्थ की रेडियस पता है 6.4 इंटू 10⁻6, उसका स्क्वायर कर देना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं हमें आंसर मिलेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करते हैं, या फिर अगर प्रॉब्लम में गिवन है तो कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसिडर करते हैं, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। बट ये इसके एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो जस्ट हम सॉल्विंग आसान पड़े इसीलिए हम कंसिडर करते हैं, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 9.77 पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन आ गया समझ में, आपको एग्जाम में इसका डेरिवेशन आ सकता है, पूछ सकते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला आप बताओ या उसकी वैल्यू डिराइव करो। तो उसकी वैल्यू है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी वैल्यू जो है आपको ऐसे डिराइव करनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। इसमें तीन केस है, एक तो अगर हम
अलोंग सरफेस कंसिडर करते हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। दूसरा है अगर हम हाइट पे जाते हैं, और तीसरा है अगर हम डेप्थ पे जाते हैं, ठीक है। वेरिएशन इन जी विथ रिस्पेक्ट टू अलोंग सरफेस, हाइट और डेप्थ। सबसे पहले हम समझते हैं अलोंग सरफेस, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है उसकी रेडियस पे, ठीक है। अब अर्थ जो है, पोलर रीजन जो है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। पोलर रीजन पे आर की वैल्यू कम है, और इक्वेटोरियल रीजन पे, ये इक्वेटोरियल रीजन है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, आर की वैल्यू बढ़ती है, सो ऑब्वियसली जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि जी का जो फॉर्मूला है उसमें आर स्क्वायर नीचे होता है, तो अगर आर की वैल्यू बढ़ती है तो आर उसको डिवाइड करने वाला है। अगर बड़ी वैल्यू इस न्यूमरेटर के वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो जी की वैल्यू तो कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए पोलर रीजन जो है, पोलर रीजन, यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। सो अलोंग द सरफेस आया समझ में। सरफेस जो है अनइवन है, पोलर रीजन में वो फ्लैट है, और इक्वेटोरियल रीजन पे बल्ज आउट है। सो इक्वेटोर पे, ठीक है, जी की वैल्यू कम है, और पोलर रीजन में जी की वैल्यू ज़्यादा है। देन नेक्स्ट है हाइट, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, अर्थ सरफेस पे, ठीक है, जहाँ पे आप माउंटेन पे जाते हो, सो अगेन सेम केस, यहाँ पे और यहाँ पे आर की वैल्यू डिफरेंट है, सो अगेन विथ हाइट इट विल डिक्रीज। तो अगर आप माउंटेन पे जाते हो, मीन्स अगर आप हाइट पे जाते हो, तो आपको जी की वैल्यू जो है कम मिलेगी। आया समझ में। अब डेप्थ का, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इन दोनों को कंसिडर करो, अलोंग सरफेस और अलोंग हाइट, इन दोनों के एक्सप्लेनेशन को आप कंसिडर करोगे तो आप बोलोगे कि सर डेप्थ में अगर हम जाते हैं ना तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्योंकि आर जो है वो कम हो रहा है, तो आर अगर कम हो रहा है तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। बट नहीं, आपका अजम्पशन रॉन्ग है। अब ये क्यों है वो समझते हैं। जी का फॉर्मूला क्या है, जी m1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ये m क्या है, मास ऑफ अर्थ है। सपोज ये अर्थ सरफेस है, इसे आप यहाँ पे आ जाते हो, तो आपको रेडियस क्या कंसीडर करनी है, ये। अरे बट साथ में आपका मास भी कम होगा ना अर्थ का, तो आपको मास क्या कंसीडर करना है, इतना ही कंसीडर करना है। अगर आप रेडियस कम ले रहे हो तो साथ में मास बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। आप देखो, इसको कंपेयर करो, आर इतना ही कम हुआ है, बट मास की वैल्यू आप देखो, ये मास कितना कम हुआ है, ठीक है। सो अगर आर कम हो रहा है डेप्थ के साथ, तो मास की वैल्यू भी कम हो रही है ना। इसीलिए अगर आप डेप्थ में जाते हो तो जी की वैल्यू कम मिलती है। क्लियर। ये लास्ट का जो था डेप्थ का, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है। लॉजिकली अगर हम जाते हैं, समझते हैं, तो हमें लगता है अगर डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, बट ऐसे नहीं है। डेप्थ के साथ जी की वैल्यू कम होती जाती है। मीन्स आप हाइट पे जाओ या डेप्थ पे जाओ, रिजल्ट सेम ही है, दैट इज जी की वैल्यू कम होनी है। नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट, ठीक है। जैसे हमने शुरू में कहा था, हम नॉर्मली जब दुकान में जाते हैं तो केजी में इसको मेजर करते हैं, बट वो केजी में नहीं होता है, वो एक्चुअली न्यूटन में होता है, ठीक है। क्योंकि वेट का एक्चुअल यूनिट जो है, जैसा यूनिट जो है वो है न्यूटन, ठीक है। अब वेट और मास में डिफरेंस क्या है। मास एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है। मास क्या है, फिक्स क्वांटिटी, उसमें कभी भी चेंज नहीं होने वाला, आप कहीं पर जाओ। बट वेट चेंज होगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, F = m/g, ठीक है। अब वेट इज़ नथिंग बट फोर्स, ठीक है। इसका मैंने आपको रीज़न बताया था। अगर आप कहीं पे सपोज मड है, उस पर खड़े रहते हो, कोई ब्रिक लेके, तो अगर आप ब्रिक पे खड़े रहते हो तो ब्रिक जो है थोड़ा नीचे चली जाती है, राइट ना। अगर ब्रिक नीचे जा रही है मीन्स आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, आप मीन्स आपका वेट। सो वेट इज़ नथिंग बट फोर्स। तो F = m/g, तो उसको हम लिख सकते हैं W = m/g। तो यहाँ पे m कांस्टेंट है, तो अगर g वैल्यू चेंज होती है, g की वैल्यू चेंज होती है, तो वेट आपका चेंज होगा, ठीक है। तो g की वैल्यू कब चेंज हो सकती है,
आप पोलर रीजन पे जाओ, इक्वेटोरियल रीजन पे जाओ। अगर इक्वेटोरियल रीजन पे अगर आप जाते हो, आपका वेट जो भी है पोलर रीजन पे उस पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पोलर रीजन पे जी की वैल्यू बढ़ जाती है। या आप अर्थ सरफेस पे हो, अगर आप हाइट पे जाते हो देन जी की वैल्यू कम हो जाती है, तो आपका वेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मोटापे का प्रॉब्लम है, लोग आपको बहुत सता रहे हैं, ठीक है, और आपको वेट लॉस करना है, तो आप क्या करोगे, हाइट पे चले जाओगे, आपका वेट मेजर करोगे वहाँ पे, और उसका फ़ोटो डाल के फेसबुक पे बता दोगे कि देखो मेरा वेट जो है कम हो गया है। ठीक है, उसके लिए आपको खाना कम करने की या एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बट वैसे भी अगर आप माउंटेन पे चढ़ जाते हो तो उससे भी तो आपका वेट कम हो ही जाना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ़ अ पर्सन वेट्स 750 न्यूटन ऑन अर्थ, तो सबसे पहले लिख लेंगे पर्सन का वेट है 750 न्यूटन ऑन अर्थ। अगर आप देखो, इससे आपका दिमाग चलना चाहिए तुरंत। वेट होता है m/g, ठीक है, और g की वैल्यू आपको पता है 9.8 या 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है 750, राइट ना, ये 750। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको m की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज मास ऑफ द पर्सन। ठीक है, हमने यहाँ तक समझ लिया है। आगे आपको दिया है हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन दी मून, तो आपको मून पे उसका वेट पूछा है। ऑब्वियसली मून पे जी की वैल्यू डिफरेंट है, इसीलिए वेट भी डिफरेंट होगा। ओके, अब ये बताया है कि गिवन दैट मून्स मास इज 1/81 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, मीन्स मून का मास जो है अर्थ के 81 है, 1/81 है। मीन्स अगर अर्थ का मास 81 है तो मून का मास 1 है। ठीक है, मीन्स इन दोनों का रेशो क्या है, 81। क्लियर। देन सेकेंड है रेडियस का, आपको रेशो दिया है अगेन। ठीक है, सो रेडियस का रेशो होगा रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून, दैट इज 3.7। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, एफ इक्वल्स टू एम जी इक्वल टू 750। अब हमें एफ का दूसरा फॉर्मूला पता है, दैट इज एफ इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ एम अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये बन जाएगा m इक्वल टू 750 रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन g इंटू एम ई। ठीक है, ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं तो क्या बनेगा, ये हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये r जो है यहाँ पे चला जाएगा, ये 750 को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया, और ये g और m जो है ये 750 को डिवाइड करेंगे, तो ये 750 अपॉन आ जाएगा। ठीक है, सो m इक्वल टू हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वेट ऑन मून। अगेन वेट इज नथिंग बट फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला क्या था, अगेन एफ इक्वल्स टू जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चलो एफ की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जी एज इट इज आ जाएगा, m1 के जगह पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा m, m2 के जगह पे मास ऑफ मून, एंड rm के जगह पे डिस्टेंस बिटवीन और रेडियस ऑफ मून, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन मून, सो इट विल बी रेडियस ऑफ मून, उसका स्क्वायर। अब m की वैल्यू देखो यहाँ पे, m की वैल्यू क्या है 750 r स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी m की। ठीक है, अब हमें रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आर ई अपॉन आर एम हो जाएगा, ये एम एम अपॉन एम ई हो जाएगा। ठीक है, और ये रेशियोज हमें ऑलरेडी दिए हैं। आप ऊपर अगर देखते हो जो गिवन है उसमें हमने ऑलरेडी रेशियोज लिखे हैं। यहाँ पर एक की वैल्यू हमें 81 मिली है और दूसरे की वैल्यू 3.7 मिली है। देखो ये वैल्यू 81 और ये वैल्यू 3.7। अब ये वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। इसकी वैल्यू 3.7, उसका स्क्वायर, रेशियोज ऑफ मास उसकी वैल्यू है 1/81। ठीक है, और ये 750 एज इट इज़। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमें आंसर मिलेगा 126.8 न्यूटन। ठीक है, सो अराउंड इट इज़ 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। तो अगर आपका वेट 6 kg है अर्थ पे, तो मून पे आपका वेट होगा 1 kg। ठीक है, क्लियर हो गया। बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट और करेक्ट यूनिट, इट शुड बी न्यूटन।
So if your weight is 6 Newton on earth, then on moon it will be 1 Newton. अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल. फ्री फॉल इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था क्या है. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, देन विल कॉल इट एज अ फ्री फॉल. फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, u इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि फ्री फॉल में उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी. यहाँ पे v पे कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसको हम v इक्वल टू v कंसिडर करते हैं. s इक्वल टू क्या होगा? अगर फ्री फॉल है तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, सो s मीन्स डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? h, दैट इज हाइट. देन a क्या होता है? एक्सेलरेशन, उसी को हम क्या कह सकते हैं? g, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ है, 3 लॉज है. एक है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये प्लस है और ये t है, ठीक है, हमें ज़्यादातर आदत होती है लिखने की t और प्लस तो सेम हो जाता है वो. ओके, अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? v इक्वल टू u क्या है? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a क्या है? g और t टाइम. तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया v इक्वल टू जी टी. दूसरा इक्वेशन s क्या होता है? h, हाइट, इक्वल टू u इंटू टी. u इज 0, सो एनीथिंग इंटू 0 0, और ये बनेगा हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर. और थर्ड है यू स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो फाइनल ये बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2a होता है g और s होता है h. तो फाइनली आपको ये तीनों इक्वेशंस मिलेंगे. वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो ये बनेगा अंडर रूट 2gh. अब देखो यहाँ पे h के जगह पे s भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नोटेशन आप यूज़ कर लो. अब हम देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है. हाँ, बुक में s यूज़ किया है, तो यहाँ पे h के जगह पे आप s यूज़ करो. s क्या होता है? हाइट, ठीक है, तो आप यहाँ पे s नोटेशन यूज़ कर लो, बट याद रखना s हाइट होता है. ठीक है, क्लियर हो गया ये तीनों फॉर्मूलाज कैसे आए? ठीक है. अब फ्री फॉल में ये g की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, बट अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, अर्थ के अगेंस्ट जाता है, तो ये वैल्यू निगेटिव होगी. ठीक है, उसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन. ठीक है, रिटार्डेशन मीन्स स्पीड कम होगा. जैसे सपोज आप जा रहे हो, पार्किंग से आपने गाड़ी निकाली, तो पार्किंग से गाड़ी निकालने के टाइम पे आपका वेलोसिटी होगी 0, तो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा. 10 किलोमीटर, 20, 50, आपका 60 किलोमीटर पर आर हो गया, और सिग्नल आ गया, तो आपको अगेन 60 से 0 पे आना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल लगा हुआ है. तो आप ब्रेक अप्लाई करोगे, तो ब्रेक की वजह से क्या हो रहा है? जो आपका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आर, वो बन गया 0 किलोमीटर पर आर इन सम टाइम. मतलब ऐसे नहीं इंस्टेंट नहीं ब्रेक लगाया और तुरंत 0 हो गया, उसके लिए कुछ टाइम इंटरवल गया. ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन. ये एक्सेलरेशन का ही एक टाइप है. ठीक है, तो ए अगर स्पीड इंक्रीज होता है तो हम ये ए प्लस कंसिडर करते हैं, और अगर स्पीड डिक्रीज होता है तो जी माइनस ए कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो अगर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा तो पॉजिटिव होगा तो जी, नेगेटिव होगा तो माइनस जी. ठीक है, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? अगर आप बॉल ऊपर से नीचे फेंकते हो तो ये इसका स्पीड डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? ये डिक्रीज होते जाता है. ठीक है, और एक पॉइंट पे आके 0 हो जाता है. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है, तो वहाँ पे आपको जी की वैल्यू माइनस कंसिडर करनी है. ये जी है, 9 नहीं है. और वही अगर आप ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे कंसिडर कर रहे हो तो तब हमें जी पॉजिटिव कंसिडर करना होता है, क्योंकि स्पीड में इंक्रीज होता है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है उस पर बेस्ड. एन आयरन बॉल ऑफ अ मास 3 kg, हाइट 125 मीटर, फॉल्स फ्रीली ऑन ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जैसे मैंने आपको कहा था जी की वैल्यू हमेशा 9.77 नहीं होती है, कैलकुलेशन आसान हो इसीलिए वो आपको 10 या 9.8 भी दी जाती है. तो पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं. m इक्वल टू 3 kg. ठीक है,
तो ये लिख लिया। देन एस इक्वल टू हाइट इक्वल टू 125 मीटर। फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं, वो फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे कि पता है आपको इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल में होती है 0, तो u इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये इक्वेशन यूज़ किया है। आप डायरेक्टली जो एस इक्वल्स टू हाफ GT² वाला इक्वेशन है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था फ्री फॉल के लिए, वो इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ से जो इक्वेशन हमें मिलता है वो इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। अब यहाँ पे u 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, a के जगह पे g आ जाएगा और ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s की वैल्यू 125, ये 0, ये हाफ एज इट इज़, g की वैल्यू 10, t² एज इट इज़। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये तो टर्म 0 हो जाएगी, ये बनेगा 2 1 सा 2, 2 5 सा 10 और ये t² तो ये बनेगा 5t²। ठीक है, तो LHS में 125, RHS में 5t²। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 5t² इक्वल टू 125, तो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, रिमेनिंग 2 25, 5 5 सा 25, तो ये बन गया t² इक्वल टू 25। और अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें उसका स्क्वायर रूट मिलेगा t इक्वल टू 5, दैट इज़ टाइम हमें कितना लगेगा 5 सेकेंड। ठीक है, मतलब कोई बॉल अगर 3 kg का या 3 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर से फेंकते हो 125 मीटर डिस्टेंस से, जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करते हैं, तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकेंड लगेंगे। बट हमें आंसर में पूछा क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस AT, अगेन u की वैल्यू 0। ठीक है, देन 10 इंटू 5, क्योंकि एक्सेलरेशन है 10 और t है 5, सो 10 5 था 50। सो फाइनली स्पीड क्या होगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ, जिसमें हमें v पूछा था। दूसरा क्या पूछा है क्वेश्चन में, द हाइट ऑफ अ बॉल एट अ हाफ ऑफ द टाइम। ओके, तो हाफ ऑफ द टाइम मीन्स उसको ग्राउंड तक रीच करने में 5 सेकेंड लगे हैं। ठीक है, तो आपको आधे टाइम में पूछा है, तो आप यहाँ पे ये लॉजिक मत लगाना कि इसने पूरे टाइम में, मतलब 5 सेकेंड में उसने 125 मीटर कवर किया है, राइट ना। डिस्टेंस कितना दिया है, हाँ 125 दिया है, तो आधे टाइम में दैट इज़ 2.5 सेकेंड में ये आधा डिस्टेंस कवर करेगा। दैट इज़ मीन्स इसको 2 से डिवाइड कर दो, फिर ये बनेगा 2 6 सा 2 2 सा 2 5 सा। हाँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नहीं ये हमारा आंसर नहीं है, इसको आपको फॉर्मूला से करना है। ठीक है, और आपका आंसर डेफिनेटली 62.5 नहीं आने वाला है। ठीक है, वो देखते हैं अब कैसे। अब हमें s फाइंड करना है। ठीक है, इसीलिए हम s का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT²। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे बीच में आधे तक आने के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, आधे टाइम मतलब 2.5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो टाइम है 2.5 सेकेंड, वो t के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, g की वैल्यू है 10 और ये है 1/2 एज इट इज़। सो 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, तो ये क्या बना 5 इंटू 2.5 स्क्वायर, तो वो होता है 6.25, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 31.25 मीटर। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब पहला जो हाफ है 5 सेकेंड में, आधे टाइम में 5 सेकेंड के आधे टाइम में दैट इज़ 2.5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, बस 3.25, और रिमेनिंग आधे टाइम में, ठीक है, रिमेनिंग टाइम जो है 2.5 सेकेंड, उसमें उसने 93.75 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। डिफरेंस देख रहे हो आप। ठीक है, इसी को कहते हैं ना एक्सेलरेशन, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता है, स्पीड उसका बढ़ता जाता है। और कितना फास्ट बढ़ता है देखो, पहले हाफ में 31.25 डिस्टेंस कवर किया और सेकेंड हाफ में 93.75 मीटर कवर किया है, 3 टाइम्स मोर। ठीक है ना, 3 टाइम्स है एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस एट अ हाइट ऑफ 4.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, ये फ्री फॉल वाला क्वेश्चन, ये पहला वाला पार्ट। ठीक है, एक ग्राउंड से उसको ऊपर तक भेजा है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर फेंका है ऊपर तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो रहेगी, और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 4.05 मीटर। तो यहाँ पे s की वैल्यू तो हमें मिल गई, s की वैल्यू है 4.05 मीटर, ठीक है, ये s है 4.05 मीटर। ये अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो u की वैल्यू समथिंग ना समथिंग होनी है। ये ऊपर जाके 4.5 मीटर पे 4.05 मीटर पे अगर रुक रहा है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई 0, ठीक है। तो इसके लिए हमें टाइम पहले फाइंड करना है, क्लियर हो गया, और उससे हमें मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। देन हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली उन्होंने पूछा वो टोटल टाइम, मतलब यहाँ से फेंका तो यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ से अगेन नीचे डिसेंड होने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो हमें इसके दो पार्ट कंसिडर करने होंगे। एक तो है पहला नीचे से ऊपर तक जो है रिटार्डेशन का क्वेश्चन, जहाँ पे a की वैल्यू होगी -g, और दूसरा क्वेश्चन जिसमें a की वैल्यू होगी g, जो कि हो गया एक्सेलरेशन का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट v² = u² + 2as अगेन। तो v जैसे मैंने बताया ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो रही है, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, u हमें फाइंड करना है, 2 एज इट इज a -10। अब a -10 क्यों है, एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वेलोसिटी कम होती है टाइम के साथ तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, और ये g की वैल्यू माइनस होती है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लिया -10 और ये 4.05 एज इट इज़। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो u² की वैल्यू मिलेगी 81, और स्क्वायर रूट करने के बाद u विल बी 9 मीटर/सेकेंड। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। सो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, दैट इज u = 9 मीटर/सेकेंड आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब इसके लिए हमें जब वो ग्राउंड पे पहुंचने वाला है तब क्या वेलोसिटी थी वो फाइंड करनी है, ठीक है। ये ग्राउंड से निकला ऊपर तक गया और अगेन ऊपर से निकला ग्राउंड तक आया। अब ये फर्स्ट केस तो हमने कर ली। अब सेकंड केस में दैट इज जब ऊपर से नीचे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अब ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ना, तो ये u = 0 हो गया, ठीक है। s तो सेम ही है, ठीक है, s है 4.05 मीटर। जितना डिस्टेंस गया उतना ही तो डिस्टेंस नीचे आएगा, वो उससे ज़्यादा थोड़ी या कम थोड़ी आने वाला है। देन चेंज क्या होगा g, वो होगा 10 मीटर/सेकेंड², वो पॉजिटिव होगा। अब ये वैल्यूज़ हम सेकेंड लॉ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो s = ut + ½ at²। a के जगह पे g आने वाला है, u के जगह पे 0, s के जगह पे h की वैल्यू। इससे हमें मिलेगा t, ठीक है। तो ये मिलेगा t = t² = 0.81 और फाइनली t = 0.9 सेकेंड, ठीक है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर फेंकते हो तो उसको ऊपर पहुंचने में और अगर ऊपर से नीचे आने में सेम टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए इस 0.9 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा, दैट इज़ 1.8 सेकेंड्स, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? ज़्यादातर आपने ये वर्ड सुना होगा पोटेंशियल। कभी टीचर्स या पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप में पोटेंशियल है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, मीन्स आप में कैपेसिटी है कुछ करके दिखाने की, बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। किसी में हिडन टैलेंट होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, लेकिन हम मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मीनिंग समझो। सपोज ग्राउंड से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ पे है, दोनों पत्थर है, सपोज दोनों सेम मास है दोनों का। यहाँ पे मोबाइल रखा है,
तो ये अगर हम मोबाइल पे रख देते तो कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा मोबाइल को। लेकिन ये पत्थर अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो मोबाइल टूट जाएगा, राइट ना, स्क्रीन टूट जाएगा या शायद से पूरा ही ख़राब हो सकता है, राइट। तो इस पत्थर में इसकी पोजीशन की वजह से इसको हम पर्टिकुलर हाइट पे रख रहे हैं, इसकी वजह से इसमें कुछ काम करने की एबिलिटी आ रही है। इसी को हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये जितना आप हाइट पे लेके जा रहे हो उसको, उतने हाइट पे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसी को हम और अच्छे से अगर समझना चाहते हैं, सपोज मोबाइल है, अगेन मोबाइल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इतनी हाइट से गिरा और ऊपर से गिरा और ऊपर से गिरा, तो यहाँ से अगर गिरा है तो शायद से कुछ नहीं होगा, यहाँ से अगर गिरा है तो शायद से स्क्रीन गार्ड टूट सकता है, और यहाँ से गिरा तो पूरा मोबाइल ही टूट जाएगा। मतलब जितने हाइट पे हम जा रहे हैं उतने हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर हम, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। यहाँ पे मास तो कांस्टेंट होगा, अगर हाइट इंक्रीज होती है तो साथ में g डिक्रीज भी होता है। बट अगर हाइट लाइक किलोमीटर्स में है, ठीक है, तो g की वैल्यू कम हो सकती है बहुत ज़्यादा। बट अगर हाइट की वैल्यू हम मीटर्स में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में g की वैल्यू उतनी कम नहीं होगी। तो g की वैल्यू एक सर्टन हाइट के लिए हम कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अगर ऑब्जेक्ट हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कंसिडर करते हैं, दैट इज़ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल जहाँ पे एक्ट नहीं करता है, ठीक है, इन्फिनिट डिस्टेंस, वहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया, सो mgh, उसमें g की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा, इसीलिए पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। मीन्स जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करता है, ऐसी हाइट पे, इतनी ज़्यादा हाइट पे अगर ऑब्जेक्ट चला जाएगा तो अगेन उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला है -g कैपिटल M स्मॉल m r प्लस h। यहाँ पे हमें हाइट कंसिडर करनी है या डिस्टेंस कंसिडर करना है सेंटर से ये रेडियस, और प्लस कितने ऊपर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर ग्राउंड पे है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, ठीक है। ग्राउंड से अगर ऊपर है तो ही पोटेंशियल एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ग्राउंड से ऊपर अगर है तो r प्लस h कंसिडर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों दिया है, एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है ऑब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद, वो होती है बिकॉज ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की ही निगेटिव मैग्नीट्यूड होगी ना। अगर हाइट जो है स्मॉल है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा मीटर्स में अगर है तो हम इस g को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट हाइट बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा ऊपर कंसिडर कर रहे हैं तो g की वैल्यू कम होती जाती है। ऑलरेडी जस्ट पहले एक टॉपिक था जिसमें हमने देखा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, हाइट और डेप्थ के साथ वो डिक्रीज होता जाता है, और अगर हम सरफेस पे कंसिडर करते हैं तो पोलर रीजन पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को हमने इंट्रोडक्शन में तो समझा ही है, साथ में आप उसका मीनिंग समझो। वर्ड का मीनिंग क्या है, एस्केप मीन्स बाहर निकलना, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना। वेलोसिटी मीन्स एक ऐसी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के इफेक्ट से बाहर लेके जाएगी। उसको आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज आप ट्रैवल करना चाहते हो 100 किलोमीटर, ठीक है, आपने गाड़ी में पेट्रोल भराया सपोज हाफ लीटर,
तो आप जा पाओगे नहीं जा पाओगे। सपोज 1.5 लीटर आपने भराया फिर भी गाड़ी नहीं गई, क्या हुआ, आप ए प्लेस से निकले और आपको बी प्लेस पे जाना है, तो कहीं पे बीच में ही पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि पेट्रोल कम होते जाता है, क्वांटिटी कम होती जाती है उसकी। तो यहाँ पे आके सपोज ख़त्म हो गया, आपने थोड़ा ज़्यादा भराया, सपोज यहाँ तक आ गया, और ज़्यादा भराया यहाँ तक आ गया, क्योंकि वो कम होते जाना है, राइट ना। तो आपको यहाँ पे ए प्लेस पे जब आप निकलते हो तो आपको इतना पेट्रोल वहाँ पे भरा लेना है कि ये बी प्लेस से पार कर ही जाएगा, ठीक है। इतना पेट्रोल आपको लेके निकलना है। आपको ऐसे कंसिडर करना है कि सपोज यहाँ तक अर्थ ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, तो यहाँ से इतनी वेलोसिटी इनिशियली लेके चलनी है, यहाँ तक आने तक, इस पॉइंट तक आने तक ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। वो कितनी भी कम होती जाए लेकिन ज़ीरो नहीं हो पाए, और जब ये इससे पार आ जाएगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम ही नहीं करेगा, राइट ना। इसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो आप, एबल टू ओवरकम, object will be able to overcome downward pull by earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. This velocity is called as escape velocity, ठीक है। अब दूसरी कंसेप्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट हम ऊपर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो कुछ हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और वहाँ से वो नीचे आने लगता है। तो एक फाइनल पॉइंट जहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है उसको हम कहेंगे v इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे u पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, h हाइट उसने कवर करी है, दैट इज़ डिस्टेंस इक्वल टू s, और g होगा माइनस, या a होगा माइनस g, ठीक है। बिकॉज एक्सेलरेशन it is retardation, that is negative acceleration, so we have to take a equal to minus g। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा v स्क्वायर दैट इज 0 u स्क्वायर प्लस 2as, तो वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू, सो इट विल बी माइनस gs, देन फाइनली यू विल गेट इक्वेशन s इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब नीचे पेज नंबर 13 पे कुछ कंपैरिजन दिया है, वो हम देखते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m, किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स मोशन एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन। सपोज ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ सरफेस पे होने की वजह से इट विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क डन, राइट ना। बट अगर हम किसी हाइट पे कंसिडर करते हैं और यहाँ से हम नीचे अगर ये गिरता है तो ये कुछ अगर नीचे रखा है, ठीक है, तो वो टूट जाएगा। मीन्स वी कैन से इट विल बी एबल टू डू सम वर्क डन। जैसे डैम का वाटर होता है वो स्टोर्ड होता है, राइट ना, तो उसको नीचे से ऐसे पाइप लेके जाके टरबाइन पे उसको स्ट्राइक करता है, तो टरबाइन पे जैसे ही स्ट्राइक होता है तो जनरेटर यहाँ पे उसको कनेक्ट होता है और जनरेटर रोटेट होता है। सो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। बट एट सम हाइट, but at surface it will be zero, right na, but at surface it will be zero. Then why some amount or some number is given here, why it is not zero? Because they are considering it with respect to center of the earth, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सरफेस पे कुछ नहीं कर पाएगा, बट सपोज यहाँ पे एक वेल है और इससे अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है पानी में, ठीक है, तो कुछ आवाज़ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी इस सरफेस पे अगर ये नीचे जा रहा है तो, राइट ना। सो दैट्स वाई दे आर कंसिडरिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू आर। सो पोटेंशियल एनर्जी हेयर इज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, बट एट सरफेस इट विल बी ज़ीरो, ठीक है। देन नेक्स्ट, टोटल एनर्जी। So at any point of time total energy will be equal to kinetic energy plus potential energy. Then at infinite distance, what do you mean by infinite distance? आप बहुत बार जो मूवीज़ है उसमें सुनते हो ना, जब कोई इमोशनल सीन होता है तो वो सब कहता है कि चला जाता हूँ मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर। क्या मीनिंग होता है इसका? बहुत दूर मतलब कितना, जितना आप नाप नहीं पाओगे। उसका और एक मीनिंग क्या निकाल सकते हैं हम, इतने दूर के आपके ज़िंदगी का और मेरे ज़िंदगी का कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमारे दोनों की एक्टिविटी का हम एक दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ मीन्स अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है,
ठीक है, वो एक्ट नहीं करेगा इतने दूर के डिस्टेंस पे, ठीक है। और अगर इतने दूर के डिस्टेंस पे जाता है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है ना, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर ये फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, राइट ना। तो ये इन्फिनिट डिस्टेंस को हम, इन्फिनिटी को हम ऐसे कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे सिंबल है इन्फिनिटी का। और देन टोटल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इसीलिए टोटल एनर्जी ऐड करके दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे आपको ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों ली समझ में आया, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या आंसर आएगा 1। अगर मैंने 1 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 0.1। अगर मैंने 1 को 100 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा 0.01। अगर मैंने 1 को 1000 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 0.001। अब देखो 1000 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका आंसर इतना छोटा आ रहा है। अगर मैं बहुत बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, किसी भी क्वांटिटी को, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर, तो उसका आंसर ऑलमोस्ट डेसिमल्स में आता है, 0.000000000 समथिंग, बहुत दूर रहेगा वो, ठीक है। तो उसको ऑलमोस्ट हम ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, इसीलिए ये ज़ीरो हुआ है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, और समझ में भी आया होगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो गए तो आप डेफिनेटली बता सकते हो, जिससे मैं लेक्चर में और इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, ठीक है। और जैसे कि चैनल का नाम है, याद रखना है, डोंट से दे आर लकी, मीन्स जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनके बारे में कभी कहना नहीं है दैट दे वे आर लकी और दे आर लकी, ठीक है, बिकॉज उन्होंने उस सक्सेस हासिल करने में बहुत मेहनत करी होती है, और उस मेहनत को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, उस मेहनत को हमें देखना है, ठीक है। और हम बहुत बार ऐसे हो जाता है, किसी को अगर सक्सेस मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि ये सक्सेसफुल हो गया क्योंकि ये लकी था, ठीक है। उसके पीछे की हम मेहनत नहीं देख रहे, बट वो मेहनत भी आपको ध्यान में रखनी है। कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून टू बी 7.34 into 10⁻22 kg and 1.74 into 10⁻6 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑलरेडी गिवन, इट इज जीरो। समझ रहे हो, एस्केप वेलोसिटी मीन्स इट विल बी एट इन्फिनिटी, राइट ना, इट विल बी बियॉन्ड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे दोनों का सम जीरो होगा, ओके। अगर ये LHS में शिफ्ट कर रहा है, सॉरी RHS में शिफ्ट कर रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, इसका साइन बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ठीक है। तो ये M के साथ M, सॉरी स्मॉल m कट हो जाएगा, ये कैपिटल M है, ठीक है, और ये 2 यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gm अपॉन r, ओके। और अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा √2gm अपॉन r, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जगह पे हम g सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक माइनर चेंज हमें करना होगा, ठीक है। हमें g का फॉर्मूला पता है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे R है, R का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, R को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ऊपर और नीचे, तो जैसे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा R स्क्वायर, तो इसके जगह पे, इन तीनों टर्म्स के जगह पे हम लिख सकते हैं G, ये 2 एज इट इज़, और ये एक R जो हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे R स्क्वायर बनाने के लिए, वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो फाइनली एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, 2 into G into R, सो दैट इज 11 पॉइंट, अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 यहाँ पे, ये G यहाँ पे और ये R यहाँ पे, सो
सो फाइनली वेलोसिटी विल बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस वेलोसिटी से आपको जा सकते हो तो आप अर्थ से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। मतलब अगर किसी को बहुत तकलीफ हो रही है अर्थ पे और नहीं रहना है इस प्लैनेट पे, ठीक है, कहीं और हम कहते हैं ना बहुत दूर चले जाना है, तो अर्थ से निकलो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से और चले जाओ बाहर दूसरे प्लैनेट पे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। यहाँ पे हमने सरफेस ऑफ अर्थ देखा है, यहाँ पे सरफेस ऑफ मून देखना है। ये रेडियस दी है अर्थ मून की, देन मास एंड रेडियस दिया है, ठीक है। सो मास है 7.34 इंटू 10⁻22 kg एंड रेडियस दिया है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, मास दिया है, आर दिया है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनली आंसर आ जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून। मतलब अगर कोई मून पे अगर जाता है और मून की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलना है तो उसको इतने स्पीड से, इनिशियल स्पीड से निकलना है। ये एस्केप वेलोसिटी क्या है, इनिशियल स्पीड है, जिससे अर्थ से निकलना है। मतलब जब आप अर्थ से निकलोगे तो आपका स्पीड इनिशियल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए।